Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. हम देखते हैं सबक नंबर 9 साइंस 1 का कार्बनी मुरक्कबात। कई बच्चों ने जो है वो कमेंट्स में कार्बनी मुरक्कबात लेसन की मांग की थी, इसलिए ये लेसन जो है वो मैं शुरू करती हूँ। हम इसके पार्ट 1 में जो है वो कार्बनी मुरक्कबात के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सबक में कार्बनी मुरक्कबात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक है। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बनी मुरक्कबात की बंदिशें, हाइड्रोकार्बन, कार्बनी मुरक्कबात के कीमियाई खवास, कार्बन एक मुनफरिद अंसर, यहाँ से है कार्बनी मुरक्कबात का तरीका और कला सालमा और कैटिनेशन। तो इस तरह से ये टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। पिछले जमात में कार्बनी मुरक्कबात जो है वो क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। कार्बन क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। 9th में हमारे पास सबक 13 था, 13वां सबक कार्बन एक अहम अंसर। तो इसके बारे में हमने वहाँ पर मालूमात हासिल की है। तो कार्बन क्या है? कार्बन जो है वो कुदरत में कसरत से पाया जाता है और ये अंसर आज़ादाना और मुरक्कब हालत में दस्तयाब होता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास, हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है वो कार्बन के 3 शक्लें हमारे पास दी गई है। कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बनी मुरक्कबात का मतलब होता है कि कार्बन जो है वो ऐसे मुरक्कबात जिसमें कार्बन एक अहम जूस के तौर पर मौजूद होता है, तो उसे हम कार्बनी मुरक्कबात कहते हैं। कार्बनी मुरक्कबात में जो उसका रुकन के साथ यानी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद होते हैं, यानी कि यहाँ पर कार्बनी मुरक्कबात यानी कि जिसमें कार्बन एक अहम जुज़ है। तो ये एक इसकी जो है वो कार्बनी मुरक्कबात की ये साख्त है। ये कार्बनी मुरक्कबात का फॉर्मूला है, सालमा है। यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट ये भी क्या है? कार्बनी मुरक्कबात की जो है वो एक शक्ल है। ठीक है, तो ये कुछ मिसालें सिर्फ दी गई कि कार्बनी मुरक्कबात क्या है। तो कार्बनी मुरक्कबात में कार्बन के साथ में जो रुकन होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये एक रुकन जो है वो इसमें मौजूद होता है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि कार्बनी मुरक्कबात में उसका जो रुकन कार्बन के साथ जो रुकन होता है वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसके बाद यहाँ पर हमको जो है वो एक सवाल पूछा है, मुरक्कबात की किस्में कौन कौन सी है। तो मुरक्कबात की 2 किस्में हैं, एक तो नामियाती मुरक्कबात और दूसरा है गैर नामियाती मुरक्कबात। तो यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई है। यहाँ पर मैंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले जो है मिसालों का इस्तेमाल किया ताकि आपको कार्बनी मुरक्कबात क्या है वो बेहतर समझ में, यानी कार्बन क्या है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर गैर नामियाती मुरक्कबात यानी कि वो मुरक्कबात जो मादनियात से हासिल होते हैं। तो ये डायरेक्ट जो है वो मादनियात से हमको हासिल होते हैं। नमक, डायमंड है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती है? हमको डायरेक्ट जो है वो मादनियात से हासिल होती है। फिर नामियाती मुरक्कबात यानी वो मुरक्कबात भी है जो हमको नबातात और हैवानात से भी हासिल होती है। और ये नामियाती मुरक्कबात। तो यहाँ पर गैर नामियाती मुरक्कबात में इसको हम कह सकते हैं कि वो मुरक्कबात जो नबातात और हैवानात से भी हासिल होते हैं उसे नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। या यहाँ पर हम इसकी मिसाल देखें तो नामियाती मुरक्कबात यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ये एक्चुअली कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। जैसे हमने ऊपर एक फार्मूला देखा तो वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे से एक बंदिश के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम नामियाती मुरक्कबात की ये भी तारीफ कह सकते हैं। तो जो नबातात और हैवानात से हमको जो कार्बनी मुरक्कबात हासिल होते हैं, तो यहाँ पर 200 साल कबल सिर्फ ये समझा जाता था कि जितने भी कार्बनी मुरक्कबात है या जितने भी नामियाती मुरक्कबात हैं वो बिलवास्ता तौर पर जानदारों से ही हासिल होता है। लेकिन फिर क्या किया गया? तजुर्बागाह में भी इसकी तैयारी की गई।
तो हम पहले देखते हैं कि पहले जो 200 साल कबल ऐसा समझा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो नामियाती मुरक्कबात है वो जो है वो एनिमल्स यानी नबातात और हैवानात से हासिल होते हैं। तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने इस्तेमाल के लिए जो यूज़ करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कार्बन एक अहम जुज़ है। यानी हम कार्बन का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर देखो एनिमल्स में प्रोटीन्स है, फैट्स है। तो ये प्रोटीन में अंडा है, मटन, चिकन, इन सब के अंदर जो है वो एक कार्बन मौजूद है। मिल्क, बटर, चीज़। इसी तरह से प्लांट्स में से लाइव प्लांट्स यानी जो जिंदा है और जो सूख गए, उनसे भी जो है वो कार्बनी मुरक्कबात हासिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर लाइव प्लांट से जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ऑयल्स है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स में है चावल, गेहूँ, जवारी, बाजरा, ये सब है। दालें हैं, बीन्स है, अक्खी जो दालें इस्तेमाल होती है। विटामिन्स में फ्रूट्स है। फिर ऑयल में जितने भी ऑयल्स इस्तेमाल हम करते हैं। और डेड यानी मरे हुए जो सूखे हुए पत्ते हैं या सूखे नबातात हैं, उससे हम कोयला बनाते हैं, पेट्रोलियम हासिल करते हैं, गैस हासिल करते हैं उससे। तो इस तरह से जितने भी नबातात और हैवानात हैं उनसे भी हम क्या हासिल करते हैं, कार्बनी मुरक्कबात जो है वो अहम है, यानी उनसे कार्बनी मुरक्कबात हम हासिल करते हैं। इसके बाद में 19वीं सदी में, इसके बाद जैसे जैसे तरक्की होती गई तो 19वीं सदी में जर्मन के एक साइंसदान थे जिनका नाम था वोलर। उन्होंने क्या किया, गैर नामियाती मुरक्कब से, जो गैर नामियाती मुरक्कब था उसका नाम था अमोनियम साइनाइड। इस गैर नामियाती मुरक्कब से उन्होंने क्या किया, यूरिया नामियाती मुरक्कब की तालीफ की, यानी बनाया उन्होंने। अब तब से बड़े पैमाने पर कई नामियाती मुरक्कबात जो है वो गैर नामियाती मुरक्कबात से तैयार किए गए। यानी कि जब पहले ये था कि नबातात और हैवानात से ही हासिल होते हैं, तो तजुर्बागाह में इसकी तैयारी की गई। तो जितने भी गैर नामियाती मुरक्कबात यानी कि जो मादनियात से हासिल होते हैं, तो मादनियात यानी ज़मीन से हासिल होते हैं, तो उन्हीं मादनियात का, उन्हीं गैर नामियाती मुरक्कबात का इस्तेमाल करके क्या किया गया, बहुत सारे नामियाती मुरक्कबात जो है वो तैयार किए गए। इन तमाम मुरक्कब में जो है वो कार्बन एक बुनियादी जुज़ था, बुनियादी अंसर था। तो इस तरह से नामियाती कीमिया को कार्बनी मुरक्कबात के कीमिया तौर पे भी जाना जाता है। यानी जो नामियाती मुरक्कबात है उसको हम कार्बनी मुरक्कबात भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर कार्बन जो है वो एक अहम जुज़ है। तो इस तरह से ये जो थी जो है वो इसकी बेसिक मालूमात थी इसमें। अब इसके बाद में अगला हम देखते हैं। इसके बाद ज़रा याद कीजिए, मैं दूसरा सवाल हमारे पास दिया हुआ है। पहला सवाल क्या था कि पहला सवाल था कि मुरक्कबात की किस्में कौन कौन सी है। तो हमने देख लिए मुरक्कबात की किस्में कौन कौन सी थी, नामियाती और गैर नामियाती। और उसके बाद दूसरा सवाल है कि जितनी भी ग़िज़ाई अशिया यहाँ पर दी गई है, इसके अंदर मुख्तलिफ मुरक्कबात से ये बनी हुई है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इन मुरक्कबात में मुश्तरका तौर पर कौन से बुनियादी अनासिर शामिल हैं? तो इसके अंदर कार्बन शामिल है, हाइड्रोजन शामिल है और ऑक्सीजन शामिल है। हमने ऊपर पढ़ा कि कार्बन के अंदर जो रुक्न मौजूद होता है कार्बन के साथ, वो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जितनी भी ग़िज़ाई अशिया है वहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक बुनियादी अंसर है जो ज़्यादातर ग़िज़ाई अशिया में जो है वो पाया जाता है। इसके बाद कार्बन अंसर दौरी जुदुल में किस ग्रुप में है? तो ये कार्बन का ग्रुप नंबर 14 है। 14 जो है वो ये जदीद दौरी जुदुल में है, और जो पहला मेंडलीफ का जो दौरी जुदुल है उसमें जो है वो उसका ग्रुप 4A है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जदीद दौरी जुदुल है और यहाँ पर ये मेंडलीफ के उसमें जो है वो 4A में है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तशकील लिखकर कार्बन की गिरफ्त कितनी है बताइए।
सबसे पहले ये आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। कार्बन की अलामत क्या है? कार्बन की अलामत C है। इसका जौहरी अदद कितना है? इसका जौहरी अदद 6। इसके बाद जौहरी वज़न जो है वो 12 है। तो जौहरी वज़न कैसे मालूम किया जाता है? जौहरी वज़न यानी कि 6 प्रोटॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन को जमा करके जो है वो इसका जौहरी वज़न मालूम किया जाता है। इसके बाद में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनाने के लिए हमको मालूम है 2, 4, 8, यानी कि यहाँ पर K, L, M इस तरह से खोल होता है लाइन से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के पहले उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। उसके बाद में तो यहाँ पर K, L, M और दूसरा जो है वो आगे N। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हम करते हैं। तो पहले होल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में 8 के बाद में जो है वो 18, 32। तो इस तरह से ये इसके होल है। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की जाएगी। तो चूंकि इसका जौहरी अदद 6 है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन पहले खोल में ले लिए, तो बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन बचा। तो यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या होगी? 2 और 6 होगी। अब इसके बाद में इसकी गिरफ्त क्या होगी? तो गिरफ्त यहाँ पर कितनी होगी? गिरफ्त होगी यहाँ पर 4। क्यों 4 होगी? क्योंकि इसके आखिरी खोल में 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी यहाँ पर इसके पहले खोल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी खोल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो खो देगा या तो किसी से लेकर अपने आप को मुकम्मल करेगा। तो चूंकि आखिरी खोल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी गिरफ्त होती है। तो यहाँ पर ये 4 इसकी गिरफ्त है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन की हो सकता है साझेदारी करे या किसी से हासिल कर ले। तो इस तरह से वो अपने आप को मुकम्मल करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए इसकी गिरफ्त कितनी होगी? 4 होगी। अब इसके बाद में कार्बन क्या है? एक अधाती अंसर है। तो ये चीज़ आप इतना पॉइंट ध्यान में रखेंगे कार्बन के बारे में। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कार्बनी मुरक्कबात में बंदिशें। तो यहाँ से जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। तो कार्बनी मुरक्कबात में बंदिशें जो है वो हम गुज़िश्ता बाब में हमने आयोनिक मुरक्कबात के ख़ास से मुतालिक मालूमात हासिल की थी। और हमने ये देखा था कि जो आयनी मुरक्कबात है उनका नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल बहुत ज़्यादा होता है। नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल बहुत ज़्यादा होता है। और ये माए और पिघली हुई हालत में आयनी मुरक्कबात जो है वो बरगुजार होते हैं। यानी ये माए की हालत में और पिघली हुई हालत में कैसे होते हैं? बरगुजार होते हैं। इस तरह से आयनी मुरक्कबात के ख़ास इनकी आयनी बंदिश की मदद से वाज़े होते हैं। इनके अंदर जो आयनी बंदिश पाई जाती है, आयनी बंदिश का मतलब होता है कि केटाइन और एनाइन यानी मस्बत और मनफी केटाइन और एनाइन बनाना, यानी मस्बत और मनफी आयन बनाना। तो इस तरह से ये इस आयनी बंदिश की वजह से ये ज़ाहिर होता है इसकी खुसूसियात। इसके बाद में कार्बनी मुरक्कबात, इसका उल्टा है। कार्बनी मुरक्कबात क्या है? कार्बनी मुरक्कबात में जो नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल है वो बहुत कम होता है। इसका नुक्ते उबाल जो है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, सिर्फ नुक्ते उबाल। तो इससे समझ में आता है कि कार्बनी मुरक्कबात के अंदर जो सालमात है उनके दरमियान कुव्वते कशिश जो है वो बहुत ज़्यादा है। कुव्वते कशिश बहुत ज़्यादा है यानी वो एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब कुव्वते कशिश बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर महलूल में जब हम बर्क़-गुज़ारी का मुशाहिदा करते हैं तो हम देखते हैं कि ये मुरक्कबात में से जो है वो बर्क़ नहीं गुज़रती, यानी ये बर्क़-गुज़ार नहीं है। चूँकि ये बर्क़-गुज़ार नहीं है तो यहाँ पर ये गैर मौसिल भी होगा, यानी ये बर्क़ का अच्छा मौसिल नहीं होगा बल्कि ये गैर मौसिल होगा।
क्योंकि इसमें से बर्क जब गुजारी जाती है तो ये बर्क गुजार नहीं है, क्योंकि हमने 9th में तजुर्बा एक किया था, उसमें से बल्ब रोशन होता है। कुछ रॉड जो है वो बीकर में हम रखते हैं और उसके बाद में सॉल्यूशन उसके अंदर डालते हैं और हम देखते हैं कि जब बल्ब हमारा रोशन होता है, इसका मतलब ये है कि जो भी सॉल्यूशन इसमें से उसमें बर्क गुजर रही है। बर्क गुजरने का मतलब ये है कि यहाँ पर आयंस तैयार होते हैं, मस्बत और मनफी, और जब मस्बत और मनफी आयंस तैयार होंगे तभी यहाँ पर बल्ब रोशन होगा। तो इसका मतलब वो मुरक्कबात कैसे है, आयनी मुरक्कबात है। तो आयनी मुरक्कबात जो है वो बर्क गुजार भी होते हैं और मौसिल भी होते हैं। तो यहाँ पर इसमें से बर्क नहीं गुजरती, इसलिए ये गैर मौसिल भी कहलाता है। तो इसमें हम मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज कार्बनी मुरक्कबात है, यूरिया जो है वो कार्बनी मुरक्कबात है। तो इस तरह से ये कार्बनी मुरक्कबात जो है वो बर्क गुजार भी नहीं होते और गैर मौसिल होते हैं। और बहुत सारे कार्बनी मुरक्कबात की तश्कील ऐसे है जिनके अंदर आयनी बंदिश नहीं पाई जाती, यानी बहुत सारे ऐसे मुरक्कबात है जिसके अंदर आयनी बंदिश नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बनी मुरक्कबात में कीमियाई बंदिश की वजह से आयन नहीं बन पाते। चूँकि इनके अंदर कीमियाई बंदिश होती है, इसकी वजह से इनके अंदर आयन नहीं बन पाते हैं। यहाँ पर बताइए तो भला, एक सवाल पूछा गया है हमको, कीमियाई बंदिश से क्या मुराद है। तो कीमियाई बंदिश किसे कहते हैं, वो कुव्वते कशिश जो किसी सालमे में मौजूद जौहरों को एक साथ बांध कर रखती है, उनको क्या कहते हैं, कीमियाई बंदिश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखे कीमियाई बंदिश यानी कि जो कार्बनी मुरक्कबात है उनके अंदर कीमियाई बंदिश पाई जाती है, क्योंकि उनके अंदर कुव्वते कशिश जो है वो ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, वो कुव्वते कशिश जो किसी सालमे में जो मौजूद जौहर है उसको आपस में एक साथ बांध कर रखती है, उनको कीमियाई बंदिश कहते हैं। अंसर का एक जौहर जितनी कीमियाई बंदिशें तैयार करता है, इस अदद को क्या कहते हैं। तो इस अदद को कैटिनेशन की ताकत कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसको कैटिनेशन की ताकत कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, कीमियाई बंदिशों की दो अहम किस्में कौन सी है। तो ये आपको आगे का टॉपिक समझने के लिए ये समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कीमियाई बंदिशों की जो है वो दो अहम किस्में हैं। कीमियाई बंदिश, इसकी दो अहम किस्में कौन सी है, एक है आयनी बंदिश और दूसरी है हम गिरफ्त बंदिश। तो यहाँ पर हम देखते हैं आयनी बंदिश। तो आयनी बंदिश में क्या है, आयनी बंदिश में इलेक्ट्रॉन या तो दिया जाता है या तो हासिल किया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या तो हासिल किया जाता है ना। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में हम देखेंगे यहाँ पे सोडियम, अब सोडियम का जो जौहरी अदद है वो कितना है, 11 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या बनेगी, 2, 8, 10 हो गए, 1 बच गया, यहाँ पर 11 हो गए। इसके बाद क्लोरीन की क्या है, जौहरी अदद क्या है, कितना है इसका, 17 है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2, 8, 10 हो गए और लास्ट में क्या बन जाएगा, यहाँ पर 7 होगा। तो यहाँ पर आयनी बंदिश में एक जो है वो इलेक्ट्रॉन अपना खो देगा और दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। तो इस तरह से आपस में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन खोकर और एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर कर ये क्या करते हैं, आयनी बंदिश पर करते हैं और एक मुरक्कब तैयार करते हैं ना। सोडियम क्लोराइड का मुरक्कब यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो उसके पास आखिरी खोल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बेहतर है वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह से क्लोरीन क्या करेगा, एक 7 इलेक्ट्रॉन देने से बेहतर है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे हासिल कर ले। तो इस तरह से सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है ना। तो इससे क्या तैयार होता है, इससे बनता है सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये आपस में जो है वो आयनी बंदिश करके
एक नया मुरक्कब तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम गिरफ्त बंदिश में ना इलेक्ट्रॉन लिया जाता है ना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें साझेदारी की जाती है। साझेदारी में मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन H2 ले लो, तो H2 में जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक है इसका जौहरी अदद और दूसरा भी हाइड्रोजन है, एक जौहरी अदद है। तो अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ में साझेदारी करके क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये H2 बनाने के लिए हाइड्रोजन का जौहरी अदद एक है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ साझेदारी करेंगे। तो यहाँ पर साझेदारी करने के लिए ये क्या करेंगे, आपस में यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे उसमें भी जो है वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपस में साझेदारी करने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर जो इस तरह से बनाएंगे, और ये जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से आपस में साझेदारी करके ये क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। तो इस तरह से कीमियाई बंदिश जो है वो आयनी बंदिश और हमगिरफ्त बंदिश, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमगिरफ्त बंदिश क्या है वो आगे जो है वो हम इसको मज़ीद समझते हैं। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो कार्बन अपने करीबी रईस गैस से और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से किस तरह से वो काम करता है। तो यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर ये नोबल गैसेस है, यहाँ पर हीलियम ये 1 नंबर, इसके बाद हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हीलियम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये टोटल ये क्या है, ये टोटल ये रईस गैस है इतना। तो ये पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान देखेंगे तो ये नंबर जो है वो इसका जौहरी अदद लिखा हुआ है, ये 1, 2, 3, यहाँ 1, यहाँ पर ये हीलियम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो 6 है, हीलियम 2 है और यहाँ पर नियॉन जो है वो 10 है। ठीक है, तो अब ये हमने पीरियोडिक टेबल में देख लिया, हम आगे समझते हैं इसको। तो यहाँ पर कार्बन का जौहर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 4 है। गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 है, यानी कि इसके आखिरी खोर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो करीबी रईस गैस है, यहाँ पर हमने ऊपर पीरियोडिक टेबल में देखे कि कार्बन के करीब जो रईस गैस है वो हीलियम है और नियॉन है। ठीक है, तो इससे इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना है या तो देना है। तो यहाँ पर हीलियम 2 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील यानी एक ही खोल होगा। नियॉन 10 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 2 और 8 होगी। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो अपने करीबी रईस गैस जो है उससे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल करके क़याम पज़ीर होना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता ये? तो यहाँ पर ये जो कार्बन अपने करीबी रईस गैस से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल करके क़याम पज़ीर होना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गिरफ्ती मदार के एक के बाद एक 4 इलेक्ट्रॉन खोकर अगर हीलियम रईस गैस की तश्कील हासिल करता है, तो जब हीलियम रईस गैस की तश्कील अगर हासिल करेगा तो इस तरीके से हर इलेक्ट्रॉन खोते वक्त जौहर पर सिर्फ मस्बत बरकी बार में इजाफा होता रहेगा, जिसकी वजह से इसके बाद हर इलेक्ट्रॉन खोने के पहले से ज़्यादा तवानाई दरकार होती है और ये काम मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा। तो इसके अलावा इस अमल में बिल्कुल आखिर में जो बनने वाला आयन है वो क्या होगा, C4+ मस्बत आयन होगा, जो रईस गैस की तश्कील हासिल हो जाने के बावजूद इसकी छोटी जसामत पर सिर्फ ज़्यादा मस्बत बार की वजह से वो गैर क़याम पज़ीर होगा। तो इस तरह से ये रास्ता भी वो अपना नहीं सकता, यानी कि
वो अगर यहाँ से अगर दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो है वो इसके ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर मस्बत बरकी बार में इजाफा होगा। तो अगर मस्बत बरकी बार में इजाफा होगा तो चूंकि ये जसामत में जो है वो बहुत छोटा है तो वो उतनी एनर्जी, उतनी तवानाई जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जसामत बहुत छोटी है। और जब ज़्यादा तवानाई उसको जब मिलेगी, दरकार होगी, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए इस अमल में क्या होगा बिल्कुल आखिर में कि जो है वो 4+ मस्बत आयन जो है वो रईस गैस की तश्कील में हासिल हो जाने के बावजूद इसकी जसामत कम होने की वजह से भी वो कैसे होंगे, गैर क़याम पज़ीर होंगे, यानी इसको लेकर मतलब नहीं होगा। इसके बाद में दूसरा अगर देखें नियॉन का, तो नियॉन जो है वो 10 है, तो 2 और 8 10 हो गए। तो अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नियॉन से लेगा रईस गैस की, तो मुस्तकिल तश्कील करना चाहता है, तो इस तरीके में हर नया इलेक्ट्रॉन कबूल करने के लिए कार्बन जौहर पर खालिस मनफी बार में इजाफा होता जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन कैसा है, मनफी है, तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, मस्बत, यानी इसके ऊपर मस्बत बार जो है वो ज़्यादा बनेंगे। और जब मस्बत बार बनेंगे तो ये छोटा होने की वजह से जसामत में उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर भी हीलियम से भी जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता या नहीं दे सकता, यहाँ पर देना चाहता है लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी उतनी हैसियत नहीं है कि वो उसको उतना 4 इलेक्ट्रॉन देकर जो है वो अपने आप को ज़िंदा रख सके। क्यों? क्योंकि जसामत में बहुत छोटा है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन खो देता है, यहाँ पर इसको दे देता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खोना यानी मनफी। इलेक्ट्रॉन कैसे है, मनफी है, तो जब इसमें से मनफी चीज़ें हट जाएगी तो यहाँ पर मस्बत ज़्यादा बनेगा, मस्बत ज़्यादा होगा तो मस्बत बार का बनना यानी कि ज़्यादा तवानाई पैदा होना, तो यहाँ पर ये भी इसके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पर ये भी इसके लिए मुमकिन नहीं है, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर खो भी देता है तो भी उसकी क़याम पज़ीरी जो है वो मुमकिन नहीं है। तो क्या करेगा, अब दूसरा ऑप्शन वो हीलियम के नियॉन के पास जाएगा। नियॉन का जौहरी अदद चूँकि 10 है, तो इसके आखिरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन में से अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है कार्बन, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या होगा, ये यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे आखिरी के खोल में। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन जब ये हासिल करेगा तो यहाँ पर मनफी बार जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि ये कैसा बनेगा, मनफी बार में इजाफा होता जाएगा। और अगर मनफी बार में इजाफा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए पहले से ज़्यादा तवानाई दरकार होगी, यानी कि अगर ये मनफी ले रहा है, यहाँ से मनफी बार हो रहा है, तो उसको मनफी बार हासिल करने के लिए भी पहले से ज़्यादा उसको तवानाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काम भी मज़ीद इसके लिए कैसा होगा, मुश्किल होगा। तो इसके अलावा इसके अमल में इंतहाई आखिर में जो प्रोटॉन है जो कि मस्बत बारदार है, इनके लिए एतराफ़ के 10 इलेक्ट्रॉन को गिरफ्त में रखना मुश्किल हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखो बीच में मरकज़े में क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितना है, 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जो 6 है प्लस और 4 लेना, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 की है, और इसके अंदर हम 10 प्रोटॉन अगर रखते हैं तो इसके लिए जो है वो ये इसको संभालना मुश्किल होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, तो जब ये मनफी बार होगा तो उसको ज़्यादा तवानाई लगेगी और प्रोटॉन भी बढ़ जाएगा, मरकज़े के अंदर भी दबाव बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये नियॉन से 4 जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो लेने के लिए भी वो जो मुमकिन नहीं है, क्योंकि लेने के बावजूद भी जो है वो तश्कील गैर मुस्तकिल ही रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर मनफी आयन जो है वो छोटी जसामत पर ज़्यादा बार की वजह से यहाँ पर भी ये नाक़याम पज़ीर होगा। ठीक है, यहाँ पर मस्बत होगा और यहाँ पर ये मनफी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये 4 हासिल कर रहा है, तो 4 हासिल कर रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन मस्बत बन रहे हैं। यहाँ पर ये 4 इससे ले रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन का भार बढ़ रहा है, यानी कि मनफी।
तो 4 मनफी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये मनफी होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 4 मनफी में लिखेंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ये नियॉन से लेना चाह रहा है। और यहाँ पर हीलियम को ये 4 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, इसलिए ये क्या होगा, मस्बत होगा। तो इस तरह से दोनों भी अमल इसके लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, ना ये इसको दे सकता है ना यहाँ से ले सकता है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है। ना वो मस्बत बारदार को बर्दाश्त कर सकता है, ना ही वो मनफी बारदार को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि मरकज़े में जो प्रोटॉन की तादाद है वो कम होगी तो भी मुश्किल है और ज़्यादा होगी तो भी मुश्किल है उसके लिए संभालना। तो अब उसके लिए क्या करेगा वो, तो उसके बाद वो क्या करेगा, साझेदारी करेगा। ठीक है, साझेदारी में क्या होगा, साझेदारी के अंदर किसी के ऊपर भी कोई भी प्रेशर नहीं आएगा, ना ही मनफी इलेक्ट्रॉन ना ही मस्बत इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो आपस में साझेदारी करेंगे। तो ये यहाँ पर साझेदारी करके वो क्या करेगा, नियॉन की तश्कील हासिल करना है उसको। तो इस तरीके में 2 जौहर एक दूसरे से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। तो दोनों जौहरों के गिरफ्ती मदार में साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन समा जाते हैं, जिसके वजह से हर जौहर एक रईस गैस की तश्कील हासिल कर लेता है। और किसी भी जौहर पर इसकी वजह से जो है वो एक्स्ट्रा यानी खालिज बरकी बार पैदा नहीं होता, जो हर बरकी एतबार से मुतबिल रहता है, यानी ना इसके ना नियॉन के ऊपर भार पड़ेगा और ना ही कार्बन के ऊपर। दोनों कैसे रहेंगे, मुतदिल, यानी जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, दोनों के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आएगी। तो इस तरह से रईस गैस की तश्कील इख्तियार करने के लिए जौहर, कार्बन का जौहर जो है वो ये रास्ता इख्तियार करेगा। तो ये कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा, साझेदारी का। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि कार्बन क्या करता है, अपने रईस अब से करीब जो रईस गैस है यानी कि नियॉन और हीलियम, इसके साथ में वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना या देना चाहता है, लेकिन दोनों ही उसमें पॉसिबल नहीं है। जैसे कि इसके पहले हमने आयनी बंदिश में देखा, सोडियम क्लोराइड बनने के लिए क्या करता है, सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोराइड क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे हासिल करता है ना। तो यहाँ पर इनकी आयनी बंदिश बनती है और सोडियम क्लोराइड बनता है, लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं है। कार्बन चूँकि जसामत में बहुत छोटा है, तो जब वहाँ पे वो हीलियम इसके आखिरी खोल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हीलियम को दे देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे है, मनफी है। तो इलेक्ट्रॉन यानी मनफी अगर इसके ऊपर से चला जाएगा तो इसके ऊपर मस्बत बार जो है वो ज़्यादा पड़ेगा, और मस्बत बार ज़्यादा पड़ने की वजह इसके लिए बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी, क्योंकि ये जसामत में छोटा है। तो यहाँ पर जो आखिर में बनने वाला आयन होगा वो क्या होगा, 4+ आयन होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन हीलियम को देगा। तो ये हीलियम को 4 इलेक्ट्रॉन देकर रईस गैस की तश्कील हासिल होने के बावजूद, चूँकि जसामत में बहुत छोटा है, उसके बावजूद ये कैसा होगा, गैर क़याम पजीर होगा, यानी ये ज़्यादा मस्बत बारदार हो जाएगा तो भी इसके लिए मुश्किल होगी, यानी ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसी तरह से नियॉन क्या है, 2 और 8, इसके आखिरी खोल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको यहाँ पर आखिरी खोल में 8 होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये इसको देगा, पहले से आखिरी खोल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन ये देगा यानी कि मनफी। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन देगा यानी ये मनफी बारदार होगा, तो मनफी बारदार होगा तो भी मनफी बार होने की वजह से भी जो होगा इसकी तवानाई में इजाफा होगा, क्योंकि इसके प्रोटॉन कितना है, यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन जो है वो 6 है। अब ये 6 प्रोटॉन जो है वो और मज़ीद 4 प्रोटॉन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी ये इस काबिल ही नहीं है, इसके पास इतनी तवानाई ही नहीं है, क्योंकि ये जसामत में बहुत छोटा है, इस वजह से ना ही ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये कार्बन क्या करता है, ये कार्बन के अंदर ये खुसूसियत है कि वो साझेदारी करके नए मुरक्कब तैयार करता है। तो वो क्या करेगा, इनके साथ में साझेदारी करके जो है वो अपना आखिरी खोल मुकम्मल करेगा और एक नया मुरक्कब तैयार करेगा। तो इस तरह से नियॉन के साथ साझेदारी करके वो एक नया मुरक्कब तैयार करेगा। तो इस तरह की जो साझेदारी है, जो 2 जौहरों में 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से जो कीमियाई बंदिश बनती है, उसको हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं।
यानी कि दोनों आपस में मिलकर, दोनों के इश्तराक से, दोनों की सहमति से जो कीमियाई बंदिश बनती है उसको हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। तो आगे हम इसके बारे में देखते हैं। हम गिरफ्त बंदिश क्या है? यहाँ पे दो जौहरों में दो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से यानी मिलकर जो कीमियाई बंदिश बनती है उसको हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। हम गिरफ्त बंदिश जो है वो 3 किस्म की है। पहली है एकहरी बंदिश। अब ये एकहरी बंदिश में जब दो जौहरों में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर जो है वो H2 बनते हैं। तो ये दोनों H2 बनने के लिए क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना। देखो दोनों ने साझेदारी की, एक के ऊपर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, साझेदारी किए। ये ब्लू वाला इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये रेड वाला इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के ऊपर भार नहीं पड़ा, यानी ना ही कोई मस्बत बार हुआ, ना ही कोई मनफी बार हुआ। दोनों जैसे पहले जो खुसूसियात थी दोनों की वैसी ही रही और दोनों ने साझेदारी करके एक नया मुरक्कब भी तैयार कर लिया। तो इस तरह से ये क्या कहलाती? हम गिरफ्त बंदिश। तो एकहरी बंदिश में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इसलिए इसको एकहरी बंदिश कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन सालमे के इलेक्ट्रॉन, ये नुक्ता तश्कील, यानी इसको नुक्ते से जाहिर किया जाता है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये यानी कि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। फिर कतई खत तश्कील, यानी कि इन दोनों के दरमियान में एक खत खींचना है, एक कतई खत खींचना है। तो एक कतई खत का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एकहरी बंदिश कहते हैं। एकहरी बंदिश में एक ही इलेक्ट्रॉन की आपस में ये साझेदारी करके नया मुरक्कब तैयार करते हैं। तो इस तरह से एकहरी, दोहरी और तिहरी बंदिश जाहिर करने के लिए एक तो ये नुक्तों डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को नुक्तों से जाहिर किया जाता है। फिर दूसरा जो है वो चलीपा, यानी कि इस तरह से क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो है वो एक कतई खत का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनका इस्तेमाल करके जो है वो हम इनकी बंदिश को बता सकते हैं। तो दूसरी हमारी मिसाल है दोहरी बंदिश की। अब दोहरी बंदिश में देखो, जब दो जौहरों में दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, नाम से ही समझ में आता है दोहरी यानी दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो वहाँ पर उसको दोहरी बंदिश कहते हैं, यानी दोहरी बंदिश तैयार होती है। तो देखो मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के दो जौहर मिलकर, यानी एक और ये एक, 2 मिलकर O2 बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2, 2, 4, 5 और 6, यहाँ पर 2, 2, 4, 5 और 1, 6। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये 2, 2, 4, 2, 2, 4 और ये 6, इसी तरह से यहाँ पे इसका भी 6। तो इस तरह से ये 2 डॉट, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये नया मुरक्कब बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर भी इसके बीच में ये 2 डॉट दिए गए हैं, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। इसके बाद में इससे ऊपर भी डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझेदारी करके बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन के 2 जौहर जो है वो मिलकर O2 बनाते हैं। अब इसी तरह से देखो यहाँ पर भी बीच में 2 लकीर दी गई है, तो 2 लकीर का मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझेदारी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, इस तरीके से भी, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन देना यानी कि दोहरी बंदिश। इसी तरह से देखो तिहरी बंदिश में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, यानी कि जब 2 जौहरों में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इसको क्या कहते हैं? हम तिहरी बंदिश कहते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन दिया गया है, नाइट्रोजन का जौहरी अदद 7 है। इसी तरह से यहाँ पर इसका जौहरी अदद कितना था? 8 है, और यहाँ पर भी इसका जौहरी अदद कितना है? 8 है। तो पहले खोल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी के खोल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो आखिरी का खोल है उसके साथ साझेदारी होती है, तो यहाँ पे इसलिए ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर भी 6। जो इसका यहाँ पे अंदर जो खोल है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो साझेदारी का जो अमल होता है उसके आखिरी खोल के साथ में होता है। तो आखिरी खोल के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन की यानी कि आखिरी खोल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में 3 तिहरी बंदिश बनाएंगे, यानी कि देखो यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक, तो यहाँ से इसने 3 लिया और इसके ऊपर 2 मौजूद है ना।
यहाँ पे 2 डॉट बता रहा है, इसका मतलब ये इसके इधर 2 मौजूद है और तीन आपस में ये साझेदारी कर रहे हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके हैं तो 5 होगा और 3 इलेक्ट्रॉन इसके हैं तो ये 5 बनेगा। तो इस तरह से ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको तहरी बंदिश कहा गया है और यहाँ पर ये 3 लकीर से इसको जाहिर किया गया है। इसके बाद में दूसरी जो है वो मीथेन के सालमे की खत्ती तश्कील और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील। तो यहाँ पर भी देखो आपस में साझेदारी हो रही है। मीथेन का सालमा है, हम गिरफ्त बंदिश है, तो मीथेन जो है वो कार्बन के साथ यहाँ पर ये दोहरी बंदिश है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। यहाँ देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो इस तरह से ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। तो हाइड्रोजन के 4 जौहर और कार्बन का 1 जौहर, तो इस तरह से ये हम गिरफ्त बंदिश है। तो ये क्या है, मीथेन का सालमा है। तो यहाँ पर भी देखो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की जो है वो साझेदारी की जा रही है। तो यहाँ पर ये खत्ती तश्कील यानी कार्बन का 1 जौहर है और हाइड्रोजन के जो है वो 1-1 जौहर है। यहाँ पर ना ये 1 लकीर, यानी हाइड्रोजन का 1-1 जौहर 4 जौहर है और कार्बन का जो कितना है 1 जौहर, इसलिए ये क्या है, बीच में है। तो इस तरह से इसको इस तरह से भी जाहिर करते हैं कि हाइड्रोजन का जो है वो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का सिर्फ जो है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये चारों के साथ साझेदारी कर रहा है ना, तो ये भी एक साझेदारी की मिसाल है। तो इस तरह से ये मीथेन का सालमा हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो है वो आइए दिमाग पर जोर दें। क्लोरीन का जौहरी अदद कितना है, 7 है। क्लोरीन के जौहर के गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? तो क्लोरीन के गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? अब ये 17 है क्लोरीन का जौहरी अदद, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं 2, 8, 10 हो गए और आखिर में कितना बचा, 7, 17 हो गए। तो इसके आखिरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो आखिरी खोल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद है, यानी कितना होगा यहाँ पर, 7 होगा। इसके बाद क्लोरीन का सालमी ज़ाब्ता Cl2 है। तो क्लोरीन सालमे के इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील का खाका बनाइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका खाका बना के। तो क्लोरीन कितना है, क्लोरीन जो है वो इसका तो इस तरह से इसके आखिरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन यानी कि Cl और Cl2, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे पहले खोल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे खोल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके तीसरे खोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा, एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो साझेदारी करेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो क्या होगी, यहाँ पर एकहरी बंदिश इसके अंदर पाई जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर डॉट से भी जाहिर कर सकते हैं और इस तरह से कतई ख़त से भी जाहिर कर सकते हैं। फिर पानी का सालमी ज़ाब्ता H2 है। तो इस जौहरी सालमे की इलेक्ट्रॉन नुक्ते तश्कील और खत्ती तश्कील का खाका बनाइए। तो ये आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर H2O, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन जो है वो 1 है और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 8 है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 6 होगी। तो यहाँ पर ये जो है वो ऑक्सीजन 1 होगा और इसके तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन Cl, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन जौहरी अदद कितना है, 17 है, यानी कि 2, 8 और 7 होगा। तो आखिरी खोल मुकम्मल करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, यानी कि यहाँ पर ये क्या होगा, इसके अंदर एकहरी बंदिश होगी। तो इसकी हमको क्या करना है, इसका हमको क्लोरीन सालमे के इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील का खाका बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्लोरीन ये 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने। अब इसके पास कितना है, यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 और ये 1, 7। फिर यहाँ पे ये 2, 2, 4, 2, 6 और यहाँ पे 1 ही 7। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गई, नुक्ता तश्कील हो गई। और दूसरा क्या था यहाँ पर, खत्ती तश्कील। तो खत्ती तश्कील यानी कि क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। तो ये इसका सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया।
फिर तीसरा क्या है, पानी का सालमी ज़ाब्ता, H2 है H2O है, तो इस सजोहरी सालमे की इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील का खाका बनाइए। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो H2 है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ से 1 है और इसका दूसरा जो है वो हाइड्रोजन 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का जौहरी अदद जो है वो 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कितनी होगी, 2 और 6। तो इसका आखिरी खोल मुकम्मल करने के लिए यहाँ से इनसे जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा ये। तो इस तरह से इसकी नुक्ता तश्कील क्या बनेगी और खत्ती तश्कील का खाका बनाइए। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 1 2 फिर 2 4 6 यहाँ पर ये 2 2 4 5 और एक ये 6 और यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की गई। तो इस तरह से ये इसकी नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील का खाका है। इसी तरह से अमोनिया का सालमी ज़ाब्ता अगर NH3 है तो अमोनिया के लिए इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील बनाइए। अब यहाँ पर अमोनिया यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो 3 है और नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर हमारे पास NH3 है, हाइड्रोजन इसका जौहरी अदद 1 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3 है और नाइट्रोजन कितना है, इसका जौहरी अदद जो है वो 7 है। तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनेगी 2 और 5। तो इसका यहाँ पर हमको इसकी नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन जो है वो 2 2 4 और यहाँ पर एक इसका ये 5 और यहाँ पर ये हाइड्रोजन का जो है वो 1 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन से हमने लिए और फिर यहाँ पर भी जो एक हाइड्रोजन से हमने लिए। तो इस तरह से ये इसकी नुक्ता तश्कील बनेगी। और इसी तरह से खत्ती तश्कील यानी कि हाइड्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के ये है 3 और यहाँ पर ये नाइट्रोजन। तो इस तरह से खत्ती तश्कील यानी इससे एक एक इलेक्ट्रॉन ये हासिल करेगा। तो इस तरह से ये इसकी खत्ती तश्कील है। इस और भी मज़ीद आप यहाँ पे मुरक्कबात लीजिए और उसको इस तरह से इसकी खत्ती तश्कील और जो है वो नुक्ता तश्कील बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आइए दिमाग पर जोर दें। कार्बन डाइऑक्साइड का सालमी ज़ाब्ता CO2 है। इसकी मदद से इसकी इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील का खाका बनाइए। तो अब यहाँ पर कार्बन में C जौहर है और हर एक का O जौहर किस बंदिश से जुड़े होते हैं, तो ये जो है वो हम गिरफ्त बंदिश से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन O2 है तो यहाँ पर O और यहाँ ये O, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम गिरफ्त बंदिश से जो है वो जुड़े हुए होंगे। तो इसकी शक्ल जो है वो आप अपने से बनाइए। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो इसका जौहरी अदद कितना है, 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 6 होगी, यानी कि इसके आखिरी खोल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमको इसका नुक्ता तश्कील बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है वो ये कार्बन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में और बाकी के 4 जो है वो यहाँ पर है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनी नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील का खाका है। इसके बाद में CO2 में C जौहर और एक O जौहर है, यानी यहाँ पर CO2 में C जौहर है और एक O जौहर किस बंदिश से जुड़े होते हैं, तो ये जो है वो हम गिरफ्त बंदिश से जुड़े होंगे, यानी क्या करेंगे, ये साझेदारी करेंगे। तो साझेदारी यानी कि हम गिरफ्त बंदिश कहलाती है। इसके बाद गंधक का सालमी ज़ाब्ता S8 है। गंधक के 8 जौहर है, एक दूसरे से जुड़कर एक बेज़वी शक्ल बनाते हैं। तो S8 के इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील का
खाका बनाइए। तो यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ जो है वो एक कहरी बंदिश से जुड़े हुए होंगे, ये एस, फिर इसी तरह से ये यहाँ पर एस, इसको हमको कौन सी शक्ल में बनाना है, बेज़वी शक्ल में बनाना है। और इस तरह से ये यहाँ से, तो इस तरह से ये जुड़े रहेंगे। इसी तरह से ये लाइंस हटाकर हम इसकी जगह पे डॉट बना देंगे, तो ये सेम जो है वो लाइंस की जगह पे हम 2-2 डॉट ले लेंगे। तो इस तरह से ये इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो ये कहरी बंदिश से, यानी कि इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन की नुक्ता तश्कील खाका बनाइए। पहले इस तरह से बना लीजिए और फिर उसकी जगह पर सेम जो है वो डॉट डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ ये एस है तो ये लकीर है, तो यहाँ पर आप 2 डॉट डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आप 2 डॉट, ये एस हो गया, यहाँ पे 2 डॉट यहाँ पर। तो इस तरह से ये खत हटाकर उसकी जगह पे सिर्फ आपको डॉट का इस्तेमाल करना है, नुक्ते का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कार्बन एक हमागिर अंसर, यानी कि वर्सटाइल एलिमेंट है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो उसके अंदर एक वर्सटाइल एलिमेंट है, यानी कि दीगर अनासिर के मुकाबले में जो है वो कार्बन में इनफरादियत है, इसलिए कार्बन से बनने वाले मुरक्कबात की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कार्बन के अंदर एक अलग ही खुसूसियात है, इसके अंदर इनफरादियत है, वो दूसरे मुरक्कबात के साथ में, दूसरे अनासिर के साथ में साझेदारी करके अपने अंदर एक नया मुरक्कब तैयार कर लेता है। तो ये इनफरादियत की वजह से क्या होता है, ये बेशुमार जो है वो मुरक्कबात तैयार कर लेता है, यानी इसके मुरक्कबात जो है वो बहुत ज़्यादा है। और सारी दुनिया में जितनी भी हयाती दुनिया है, यानी इंसान हो, जानवर हो, इन सब में कार्बन के मुरक्कबात से, ये तमाम चीज़ें जो है वो कार्बन के मुरक्कबात से ही बनी हुई है। जैसे कि हमारे जिस्म में बुनियादी अज्जा, हमारे जिस्म के जो बुनियादी अज्जा है वो भी किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए। जैसे कि कार्बन मीथेन से लेकर, मीथेन का फार्मूला हमने ऊपर देखा, इसके अंदर भी कार्बन अहम जुज़ है। मीथेन से लेकर छोटे सादा सालमे से लेकर, यानी कि हमारे जिस्म में जो छोटे सादा सालमे हैं या जो माहौल में पाए जाते हैं, वो उनसे लेकर जो हमारे जिस्म के अंदर डीएनए जैसे बहुत ही पेचीदा सालमे हैं, वो भी जो है वो मुरक्कब कार्बन से बने होते हैं, यानी उनके अंदर भी अहम जुज़ क्या है, कार्बन है। तो कार्बनी मुरक्कबात की सालमी कमियत जो है वो कम से कम 10 की कुव्वत 12 तक जो है वो फैली हुई है। तो यहाँ पर किताब में आपको दिया गया है कार्बनी मुरक्कबात क्या है, उसकी सालमी कमियत क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मीथेन है तो उसकी सालमी कमियत जो है वो 16 है। इसी तरह से हमारे घर में जो रसोई गैस है, तो रसोई गैस में जो सालमी कमियत है 44 से लेकर 58 तक है। बेंजीन है, काफूर है, तो सबकी जो है वो सालमी कमियत अलग अलग दी गई है। इसी तरह से चर्बी है, स्टार्च है, प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, डीएनए है, तो ये तमाम चीज़ों में जो सालमी कमियत है वो अलग अलग दी गई है। तो डीएनए का जो सालमी कमियत क्या है, 10 की कुव्वत 12 है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसकी सालमी कमियत ज़्यादा दी गई है। इसके बाद कार्बन की जो खुसूसियात है वो क्या है, कार्बन में अपने जैसे दूसरे कार्बन के जौहरों के साथ मजबूत हमगिरफ बंदिश बनाता है। हमने देखा मिसालों में किस तरह से उसने रईस गैस जो थे उसके करीबी नियॉन है, इसके बाद में हीलियम है, उनके साथ में वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता था, उनसे हासिल नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया, उसने चूँकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, बहुत छोटा है, लेकिन साझेदारी करके एक नया मुरक्कब उनके साथ बना लिया। तो इस तरह से कार्बन क्या है, कार्बन जो है वो अपने जैसे दूसरे कार्बन के जौहरों के साथ मिलकर बहुत ही मजबूत हमगिरफ बंदिश करता है। तो ये हमगिरफ बंदिश बनाने की जो गैर मामूली सलाहियत है, इस गैर मामूली सलाहियत की वजह से ये क्या करता है, बड़े पैमाने पर जो है वो सालमात तैयार करता है। और जब सालमात तैयार करता है तो कार्बन जौहर इसकी खुसूसियात को, जो ये सालमात तैयार करने का अमल है, इसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन ताकत कहते हैं। कैटिनेशन ताकत यानी कि कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन के जौहरों के साथ
जुड़े हुए लंबी सीधी जंजीरें या बंद या हलकों की शक्ल में वो क्या करता है, इख्तियार करता है उनकी तरह। और कार्बन की जंजीर सीधी या सागदार भी हो सकती है। यानी देखो यहाँ पर ये कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ में इसने साझेदारी करके जो है वो एक नया मुरक्कब तैयार कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर ये मीथेन के सालमे दिए गए। तो मीथेन के सालमे के साथ में किस तरह से कार्बन एक है और हाइड्रोजन जो है वो इसके जोहरे की 4 है। तो इस तरह से इसके साथ में ये साझेदारी करके क्या करता है, एक नया मुरक्कब तैयार कर लेता है। और ये क्या है, ये इसकी गैर मामूली सलाहियत है। तो 2 कार्बन जौहरों में मजबूत हमगिरफ बंदिश बनने की वजह से वो क्या होते हैं, मुस्तहकिम होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं। और कार्बन को हमगिरफ बंदिश की मजबूती हासिल हो जाती है। तो इस तरह से कार्बन की गिरफ्त जो है वो 4 होने की वजह से एक कार्बन जौहर दीगर कार्बन के 4 जौहरों या दीगर अनासर के जौहरों के साथ मिलकर बंदिश बना सकता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी गिरफ्त कितनी है, हमने देखे इसके आखिरी खोल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आखिर इसकी गिरफ्त 4 होने की वजह से क्या करता है, ये आसानी के साथ में जो है वो दूसरे जौहरों के साथ में या दूसरे अनासिर के जौहरों के साथ में बंदिश बना सकता है। और इस बंदिश बनाने की वजह से वो क्या होता है, कई मुरक्कबात तैयार कर लेता है, कई नए मुरक्कबात जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरह से कार्बनी मुरक्कबात की तादाद में इजाफे का सबब बनने वाली मज़ीद एक नुमाया खुसूसियात है जिसको हम अंसरियत कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो साझेदारी करने की जो इसकी खुसूसियात है, इसको हम क्या कहते हैं, अंसरियत कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस साझेदारी की खुसूसियात की वजह से, इस अंसरियत की खुसूसियात की वजह से क्या करता है, ये बहुत सारे मुरक्कबात आसानी से तैयार कर लेता है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये साझेदारी करके नए नए मुरक्कब तैयार कर लेता है। तो यहाँ पर जो है वो एक और मिसाल दी गई है, जैसे कि कार्बन के जौहरों के एस सल्फ़र, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन वगैरह अनासर के साथ हम गिरफ्त बंदिश तैयार होकर कई किस्म के ये कार्बनी मुरक्कबात जो है वो बड़ी तादाद में तैयार कर लेता है। यानी सल्फ़र के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बहुत ही आसानी के साथ हम गिरफ्त बंदिश बनाता है इनके साथ, और हम गिरफ्त बंदिश करके वो नए नए मुरक्कबात आसानी से तैयार कर लेता है। तो इस तरह से ये इसकी जो है वो इनफरादी खुसूसियात है, इसलिए कार्बन जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और हम याद रखेंगे कि कार्बन जौहर जो है वो दूसरे जौहरों से बराह रास्त बंदिश करके एक लंबी जंजीर बनाता है, लंबी जंजीर तैयार करता है। अब लंबी जंजीरों में जो है वो ब्रांच होते हैं, यानी कि सल्बी जोड़ होती है, जैसे कि ये यहाँ पर एक बताया गया है। तो इस तरह से ये लंबी जंजीर बनाकर कार्बनी मुरक्कबात जो है वो लंबी जंजीर बनाता है और बंद हल्के भी बनाता है। तो इस तरह से इसमें ये खुसूसियात है कि वो लंबी जंजीर भी, बंद हल्के भी बना सकता है। तो इस तरह से बेशुमार खुसूसियात का हामिल होने की वजह से, सबसे अलग उसकी खुसूसियात होने की वजह से वो दूसरे अनासिर के साथ आसानी से मिलकर नए नए मुरक्कबात तैयार कर लेता है। इसलिए कार्बन जो है वो ज़्यादातर मुरक्कबात में जो है वो एक अहम जुज़ है। इसके आगे जो है वो अगला टॉपिक हम देखेंगे अगले उसमें। और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई हमारे पास, हाँ, कि यहाँ पे देखो कार्बन मुरक्कबात की तादाद तकरीबन 10 मिलियन है, यानी कि 1 करोड़ है। ये तादाद दीगर अनासिर से बनने वाले मुरक्कबात की कुल तादाद की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। तो कार्बनी मुरक्कबात के सालमी कमियत की वसत जो है वो 10 की कुव्वत 1 से लेकर 10 की कुव्वत 12 है। इसको हम 9.7 खाके में दिखाया गया आपकी किताब में, आप देख लीजिएगा, उसमें सालमी कमियत बताई गई है। कुछ मैंने आपको पढ़ के सुनाया, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में 2 चीज़ें हैं, एक सैरशुदा और दूसरा जो है वो गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। तो हम देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन के नाम से ही हमको पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, यानी इसमें 2 अनासिर मिले हुए हैं। तो ये 2 ही अनासिर होते हैं इसके अंदर, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसकी तारीफ हम ऐसे अपने से भी देखकर लिख सकते हैं कि हाइड्रो और कार्बन, है ना। तो कार्बनी मुरक्कबात में कई अनासिर शामिल होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ज़्यादातर कार्बनी मुरक्कबात में हाइड्रोजन अंसर की शमूलियत कम या ज़्यादा पैमाने पर होती है, यानी कि कार्बनी मुरक्कबात में हाइड्रोजन अंसर जो है वो शामिल होता है, कहीं कम है कहीं पर ज़्यादा है।
तो जिन मुरक्कबात में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दो ही अनासिर होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी इसमें तीसरा अनासिर नहीं होता, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद में कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे भी हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन भी मौजूद होते हैं। तो कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे भी पाए जाते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन भी मौजूद होते हैं। इसमें मीथेन जो है वो सबसे सादा हाइड्रोकार्बन है। मीथेन सबसे सादा हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन यानी एक कार्बन जौहर होते हैं और 4 हाइड्रोजन जौहर से मिलकर बनता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। एक कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो इसलिए इसको जो है वो सबसे सादा हाइड्रोकार्बन कहा गया है। इसके बाद इथेन जो है वो एक दूसरा हाइड्रोकार्बन है जिसका सालमी ज़ाब्ता क्या है? C2H6। यहाँ पर हाइड्रोकार्बनों की खत्ती तश्कील यानी ज़ाब्ते लिखते वक्त पहला मरहला सालमे में कार्बन जौहर एक दूसरे से एकहरी बंदिश से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में इथेन के अंदर जो है वो जो कार्बनी मुरक्कबात है वो एकहरी बंदिश से जुड़े होते हैं और इसके अंदर जो है वो ये बनाने के लिए मरहले तय किए गए हैं। पहले मरहले में जो है वो हम कार्बन को एकहरी बंदिश से जोड़ेंगे। दूसरे मरहले में जो है वो सालमी ज़ाब्ते में 6 हाइड्रोजन जौहर दोनों कार्बन जौहरों की 4 गिरफ्तों को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 मरहलों का इस्तेमाल करके हमको तश्कीली ज़ाब्ता, खत्ती तश्कीली ज़ाब्ता, इसके पहले जो हमने पिछले उसमें किए थे डॉट का इस्तेमाल करके, क्रॉस का इस्तेमाल करके, फिर इस तरह से लाइंस का इस्तेमाल करके, तो ये खत्ती तश्कील शक्ल है, ज़ाब्ता भी कह सकते हैं हम इनको। तो ये जो है वो इसको कहा गया है कि इसकी बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 मरहले दिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि वो 2 मरहले क्या है। इसके बाद दूसरा है हमारा सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन क्या है, उसके बाद में हम इथेन का जो है वो खत्ती तश्कीली ज़ाब्ता देखेंगे। तो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन इसमें जो है वो फ़र्क लिखने के लिए आता है अक्सर 2 मार्क्स के लिए। तो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एकहरी कार्बन की एकहरी बंदिश से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या हो गया? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन की एकहरी बंदिश से जुड़े होते हैं उन्हें हम जो है वो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन भी कहते हैं। दूसरा जो है वो कि सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? उसको हम अल्केन भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सैरशुदा हाइड्रोकार्बन जो है वो सुस्त आमिल होते हैं, कीमियाई अमल में तेजी से अमल नहीं करते, सुस्त आमिल होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट हम इसमें इसकी मिसाल लिख देंगे। इसकी मिसाल में क्या है? इथेन, C2H6 और दूसरा जो है वो प्रोपेन, C3H6। तो इस तरह से ये हमारा सैरशुदा का पॉइंट हो गया। दूसरा हम देखते हैं गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। इसका ये एकहरी बंदिश से जुड़ा होता है, वो जो है वो दोहरी बंदिश से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो दोहरी बंदिश से जुड़े रहते हैं। तो यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो दोहरी बंदिश से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये अल्केन होते हैं, तो इसी तरह से ये जो है वो अल्कीन्स होते हैं।
इन्हें जो है वो गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट हम इसका देखेंगे कि ये तेज अमील होते हैं। जब यहाँ पर सुस्त अमील है तो ये कैसे होंगे, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन जो है वो तेज अमील होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट हम लिख देंगे इसकी मिसाल। तो इसकी मिसाल में जो है वो चूंकि ये अल्कीन है तो इसका नाम हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोपीन। यहाँ पे प्रोपीन, और इसका फॉर्मूला जो है वो CH2CH2, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोहरी बंदिश से ये जो है वो जुड़े हुए हैं। इसके बाद ये फॉर्मूला जो है वो ये प्रोपीन का नहीं अल्की है, इसका इथीन का है। इथीन, और दूसरा जो है वो प्रोपीन। सेम फॉर्मूला है, नाम में तब्दीली हो गई, यहाँ पे ईन आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर एन है, तो नाम लिखने में जो फ़र्क आ रहा है तो यहाँ पर इसके फॉर्मूले में भी जो फ़र्क आ जाता है। तो इस तरह से प्रोपीन यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से ये सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। सिर्फ आप अगर नाम भी लिखते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो भी मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसकी खत्ती तश्कील और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सालमी ज़ाब्ता इथेन का जो है वो C2H6 है। कुछ बच्चे जो है वो मेल करके उन्होंने पूछा था कि एक बार दोबारा जो है वो इलेक्ट्रॉन की खत्ती तश्कील और जो है वो नुक्ता तश्कील समझाने के लिए, तो मैं यहाँ पर जो है वो दोबारा से समझाती हूँ। जो हमने पीछे देखे थे तो इसको मैं जो है वो दोबारा आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से हमको ये इसका खत्ती तश्कील और नुक्ता तश्कील बनाना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C2H6, ठीक है। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, यानी 2 कार्बन है यहाँ पर। अब ये कार्बन का जौहरी अदद कितना है, यहाँ पर कार्बन का जौहरी अदद है हमारे पास 6 है, और हाइड्रोजन का जौहरी अदद कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं तो ये 2 बनेगा और यहाँ पर 4 बनेगा, और यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन का जौहरी अदद कितना है 1 है, हाँ, और यहाँ पर कार्बन कितने बार है, 2 बार है। इसका मतलब यहाँ पर ये 2 4 और यहाँ पर ये 2 4 है ना। और हमारे पास हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 6 है। अब चूंकि इनका जौहरी अदद 1 है, इनका आखिरी खोल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कार्बन के साथ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, कार्बन जो है वो अपना 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, बल्कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करेगा, है ना, उससे लेगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो वहां पर कौन सी बंदिश होगी, एकहरी बंदिश होगी, है ना। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई आपको कि एकहरी बंदिश कब होगी, जितने इलेक्ट्रॉन वो देगा वो बंदिश उतनी कहलाएगी। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एकहरी बंदिश, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दोहरी बंदिश, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन से 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है वो कार्बन का हम सिर्फ आखिरी खोल बनाते हैं ना, तो यहाँ पर आखिरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4 है। फिर दूसरे कार्बन में आखिरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी 4 है। अब हाइड्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनाएंगे तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, ये हो गए इसके 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब इससे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसके साथ में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की लेन देन कर रहा है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर हम इसको
ऐसे बनाएंगे जब ये साझेदारी करेंगे कि हमको ये रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, कार्बन का है, और ये जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, हाइड्रोजन का है। यानी कि इनकी साझेदारी भी हो रही है और इनको जो है वो अलग, इनकी जो खुसूसियात है उसमें भी तब्दीली नहीं हो रही, क्योंकि इनके जो मदार है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके मदार में भी उसका इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ आपस में साझेदारी करके क्या कर रहे हैं, मुकम्मल हो रहे हैं, है ना, एक नया मुरक्कब तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये ब्लू है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये रेड है जो इसका, तो इस तरह से देखो ये आपस में इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। अब इसी को मैं नुक्ता तश्कील में बनाऊंगी, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 डॉट बन गए यहाँ पर। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी बनेगा 2 डॉट, एक कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर भी ये 2 डॉट, यहाँ से ये 2 डॉट बनेंगे। क्यों 2 डॉट बन रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो हम कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो कार्बन एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर जो है वो इसके साथ में ये साझेदारी कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से हाइड्रोजन देखो, सॉरी कार्बन देखो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी हो गए। फिर अगर हम इसको अलग से करेंगे तो भी यहाँ पे भी इसके कार्बन का जो जौहरी अदद है वो हमको मिलेगा। तो इस तरह से ये डॉट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। इसी तरह से हमको खत्ती तश्कील में अगर करना है तो ये कार्बन हो गए और कार्बन जो है वो एकहरी बंदिश एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये जो खत के जरिए जो है वो एक खत के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये खत्ती तश्कील हो गई इसकी, ठीक है। तो इसी यहाँ पर जो है वो मरहला 1 में कार्बन जौहरों को एकहरी बंदिश से जोड़ना, यानी इस तरह से बनाना इसको, और फिर सालमी ज़ाब्ते 6 हाइड्रोजन जौहर दोनों कार्बन जौहरों की 4 गिरफ्तों को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर जो है वो ये शक्ल दी गई है, इसी की शक्ल जो है वो यहाँ पर नुक्ता तश्कील करके बनाई गई है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, इथेन। इथेन का सालमी ज़ाब्ता, इसका सालमी ज़ाब्ता है C2H4, यानी यहाँ भी कार्बन 2 है और हाइड्रोजन जो है वो 4 है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी कार्बन के जौहरों को एकहरी बंदिश से जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो है वो जौहरी अदद 6 है, हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है अकेला आखिरी खोल में। यहाँ पर 2 और 4 बनेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, इसका मतलब ये एकहरी बंदिश से जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन के जो है वो 2 यहाँ पर 2 कार्बन है और हाइड्रोजन जो है वो 4 है, और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन का यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 2 4 और ये 2 6, यहाँ पे ये 2 और ये 2, यानी ये कार्बन के 6 जौहर। और यहाँ पर अगर अलग से फिर देखा जाए हाइड्रोजन का एक यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 और 4 है। तो इस तरह से ये जो है वो इसको नुक्ता तश्कील से बनाई गई है। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो अब यहाँ पर भी देखो जो पीछे मैंने बताई थी वही है। कार्बन के यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है ये 1 2 3 और 4, यानी इस कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के आखिरी खोल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। इसी तरह से दूसरे कार्बन में 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से ये क्रॉस करके इसमें दिया है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ये देखो इस तरह से साझेदारी कर रहे हैं। अलग करा जाएगा तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, और जब साझेदारी करेंगे तो इस तरह से इसको हमको बनाना है कि अगर हम अलग भी देखें तो हमको समझ में आए कि ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये शक्ल की मदद से हमने ये नुक्ता तश्कील बनाई। अब यहाँ पर ये दोनों कार्बन के जौहरों की हर एकहरी गिरफ्त की तकमील नहीं हुई। यहाँ पे ये
कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक एकहरी, लेकिन यहाँ पर जो है वो कार्बन दो कार्बन के जौहरों में एकहरी बंदिश की बजाय दोहरी बंदिश बनाकर 4 गिरफ्तों की तकमील करना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 है लेकिन कार्बन जो है वो 6 मुकम्मल नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन के तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 और 4। कार्बन को अगर देखा जाए तो 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो इसलिए इसको दोहरी बंदिश बना दी गई, तो ये हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल जो है वो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से ये दोहरी बंदिश क्यों बनाई गई, ताकि जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है उसको मुकम्मल कर सके। क्योंकि अगर यहाँ देख रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 4 ही है, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन को जो है वो ये दोहरी बंदिश बताकर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। तो इस तरह से ये इसकी खत्ती तश्कील की शक्ल है इथेन की। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ आइए दिमाग पर जोर दें। तो यहाँ पर देखिए इथाइन का सालमी ज़ाब्ता C2H2 है। इथाइन, इसकी मदद से इथाइन का साख्ती ज़ाब्ता, इलेक्ट्रॉन और नुक्ता तश्कील का खाका बनाइए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इथाइन का सालमी ज़ाब्ता C2H2 है, यानी कि कार्बन जो है वो 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। इसका जौहरी अदद कितना है, एक कार्बन जो है वो 2 4, और इसी तरह से हमारे पास 2 कार्बन है ना। और हाइड्रोजन का जौहरी अदद जो है वो 1 है, और इसी तरह से हमारे पास 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम पहले इथाइन का सालमी ज़ाब्ता लिख लेंगे। सालमी ज़ाब्ता तो यहाँ पर दिया हुआ है C2H2 है। इथाइन का साख्ती ज़ाब्ता और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इसके साथ में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, यानी एकहरी बंदिश है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये C 1 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पे हमने कार्बन लिखे, यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मुकम्मल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 है, लेकिन कार्बन कितने होने चाहिए, यहाँ पर 6 होने चाहिए। तो 1 2 और 3 ही है, कम है। अब यहाँ पर मज़ीद हम कहीं लिख नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर जो है वो मज़ीद अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 3, तो यहाँ पर जो है वो ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पर ये जो एक खत है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन के। तो यहाँ पर पहले हम लोग नुक्ता तश्कील बना लेते हैं। तो इससे मैं आपको जो है वो ये समझाती हूँ। तो पहले नुक्ता तश्कील में इथाइन का जो सालमी ज़ाब्ता है C2H2 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, यानी कार्बन के जो है वो हमको आखिरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 कार्बन के जौहर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर आखिरी खोल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने हो गए, 8 हो गए। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो आखिरी खोल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2, यानी टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर हम इसका नुक्ता तश्कील बनाते हैं। यहाँ पर ये जो है वो कार्बन है, हाइड्रोजन, और बाद में यहाँ पर ये कार्बन और ये यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का जो है वो ये 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी हमको चाहिए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर हम बनाएंगे ये इस तरह से बनाएंगे इसको। तो ये क्या है, यहाँ पर 6 और ये 4 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको हमको खत्ती तश्कील में करना है। तो यहाँ पर ये H और ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये 1 खत। तो यहाँ पर ये 1 खत का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 हाइड्रोजन का और 1 कार्बन का।
फिर यहाँ पे हमने ये C लिख दिए। अब देखो यहाँ पर ये 1, 2 और 3, यानी यहाँ पर तिहरी बंदिश हो गई। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और ये 6। फिर यहाँ पे हमने कार्बन लिख दिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक खत खींच दिए, यानी कि H। तो इस तरह से जो है वो ये खत्ती तश्कील है और ये नुक्ता तश्कील है। तो इस तरह से हम ये इथाइन का सालमी ज़ाब्ते की मदद से इलेक्ट्रॉन की नुक्ता तश्कील और जो है वो खत्ती तश्कील का खाका हम ये इस तरह से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाना है। अब इसके बाद में इथाइन में दोनों कार्बन जौहरों के चारों गिरफ्त की तकमील करने के लिए इनमें कितनी बंदिश ज़रूरी है। तो इनके अंदर जो है वो चारों गिरफ्त की तकमील करने के लिए हमने क्या देखे, यहाँ पर हमको तिहरी बंदिश करनी पड़ी, 3 बंदिश करनी पड़ी, तब जाके इसका जो है वो आखिरी मतलब इनकी जो साझेदारी है वो मुकम्मल हुई। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा, तिहरी बंदिश। इसके बाद जिन कार्बनी मुरक्कबात में 2 कार्बन जौहरों में दोहरी या तिहरी बंदिश होती है, इन्हें गैर सैरशुदा मुरक्कब कहते हैं। देखो यहाँ पर गैर सैरशुदा मुरक्कब कहा गया है, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन नहीं कहा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जिसमें 2 कार्बन जौहरों में दोहरी या तिहरी बंदिश होती है, इन्हें गैर सैरशुदा मुरक्कब कहते हैं। इथीन और इथाइन गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश वाले गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को अल्कीन कहते हैं। ये हमने देखे जब उसका हम लोग डिफरेंस कर रहे थे, फ़र्क लिख रहे थे कि जो कार्बन दोहरी बंदिश वाले गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन कहते हैं और जो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन उसको अल्केन कहते हैं ना। जिनकी तश्कील में तिहरी बंदिश होती है, ऐसे जिसके इसमें तिहरी बंदिश होती है उसको जो है वो गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को हम अल्काइन कहते हैं। जिसमें 3 बंदिश होती है उसको हम अल्काइन कहते हैं। तो ये हमारा 3 बंदिश है, तो क्या हो गया यहाँ पर, अल्काइन हो गया है ना, इथाइन इसका नाम लिखा हुआ है। तो अब ये अल्कीन, अल्काइन और अल्केन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, तफसील में दिया हुआ है। तो आमतौर पर गैर सैरशुदा मुरक्कबात सैरशुदा मुरक्कबात की निस्बत जो है वो ज़्यादा आमिल होते हैं। हमने देखे कि सैरशुदा मुरक्कबात जो है वो कैसे होते हैं, सुस्त आमिल होते हैं, और गैर सैरशुदा मुरक्कबात कैसे होते हैं, तेज़ आमिल होते हैं ना। तो यहाँ पे वही बताया गया कि जो गैर सैरशुदा मुरक्कबात है वो सैरशुदा मुरक्कबात की बनिस्बत ज़्यादा आमिल होते हैं, यानी कि कीमियाई अमल करने के दौरान जो है वो तेज़ी दिखाते हैं। तो इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हमारा। यहाँ पर हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, कार्बन जौहरों की रास्त जंजीर, शाखदार जंजीर और हल्केदार जंजीर। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है वो देखो नाम दिया गया है मीथेन। मीथेन में जो है वो कार्बन की जो तादाद है वो 1 होती है। यहाँ पर कार्बन की तादाद 1 होती है। इथेन में कार्बन की तादाद 2 होती है। प्रोपेन में कार्बन की तादाद जो है वो 3। ब्यूटेन में, यानी इसका नाम जो रखा गया है वो कार्बन की तादाद पर मुनस्सिर है। जितनी कार्बन की तादाद होगी उतना वो जो है उसके हिसाब से उसका नाम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 इथेन, प्रोपेन, फिर 4 यानी ब्यूटेन, 5 यानी पेंटेन, और 6 यानी हेक्सेन, 7 यानी हेप्टेन, 8 यानी के ऑक्टेन, और 9 यानी के नोनेन, और 10 यानी के डीकेन। तो ये आपको इतना याद रखना है। ज़्यादातर जो है वो ब्यूटेन पेंटेन के आगे नहीं जाता है जो भी सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आप ये याद, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया कि नाम जो है वो किस तरह से पढ़ा है ना। अब सालमी ज़ाब्ता, मीथेन का सालमी ज़ाब्ता क्या है, CH4 है। इथेन का सालमी ज़ाब्ता है 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इसी तरह से प्रोपेन का जो है वो सालमी ज़ाब्ता है C3H8। ये सालमी ज़ाब्ते किस तरह से इसका नाम पड़ता है हम आगे देखेंगे, और उसका भी जो है वो ज़ाब्ता है, तो वो हम आगे मज़ीद देखते हैं कि नाम किस तरह से पड़ता है। फ़िलहाल यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। ब्यूटेन यानी कि C4H10, पेंटेन यानी कि कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12, हेक्सेन कार्बन 6, ये 14। इसी तरह से ये आगे भी है।
हेप्टेन C6 C7 और H16, C8 H18, आगे जो है वो C9 और H20, C10 और H22। तो इस तरह से ये जो है वो इसके सालमी ज़ाब्ते। अब यहाँ पे कहा गया साख्ती ज़ाब्ता। साख्ती ज़ाब्ते में कार्बन एक है, हाइड्रोजन एक और ये दो। इसका ये बन गया यहाँ पर साख्ती ज़ाब्ता। हमने मालूम किए ऊपर किस तरह से बनाते साख्ती ज़ाब्ते को, ख़त का इस्तेमाल करके C2H6। अब यहाँ पे कार्बन 2 है तो मैं ये दूसरा यहाँ बनाती हूँ नंबर डाल के, जगह नहीं है। तो कार्बन 2 है तो हमने ये कार्बन 2 लिख दिए। हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 हो गए। C3H8 है तो कार्बन 3 है, 1 2 3 है। इसी तरह से हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से जो है वो ये जंजीर आप बनाते जाएंगे, यानी यहाँ पर जितने कार्बन हैं आप उतने कार्बन बनाते जाइए और उसमें ऊपर जो है वो हाइड्रोजन की तादाद जो है वो ख़त के ज़रिए से बनाते जाइए। तो ये क्या है, इसका साख्ती ज़ाब्ता। तो इस तरह से इसको साख्ती ज़ाब्ता कहा जाता है। तो आप जो है वो बाकी के भी साख्ती ज़ाब्ते इस तरह से अपने से बना लेंगे। अब मिसाल के तौर पर एक देखो, यहाँ मैं 6 बताती हूँ। C6 है यानी कि कार्बन की तादाद कितनी है 6, तो हमने 6 बना लिए कार्बन, 1 2 4 5 और ये 6 है ना। अब हाइड्रोजन कितना है, इसमें 14 है तो यहाँ पर 1 2 फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गया। यहाँ पे 14 हाइड्रोजन की तादाद। तो इस तरह से आप जो है वो इसका साख्ती ज़ाब्ता लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, कार्बन की जो जंजीर है, कार्बन की जंजीर में जितने कार्बन की तादाद है उसकी बिना पर जो है वो उसका नाम रखा गया है ना। तो मीथेन 1, इथेन, इस तरह से आप याद रखेंगे। कार्बन की तादाद 3 यानी प्रोपेन, ब्यूटेन 4 यानी ब्यूटेन। तो ये आप जो है वो अगर याद कर लेंगे तो आपको सालमी ज़ाब्ता लिखना आसान हो जाएगा। और आगे हम मज़ीद देखेंगे कि किस तरह से ये सालमी ज़ाब्ते जो है वो लिखे जाते हैं, तो और भी आप आसानी से लिख पाएंगे। फ़िलहाल आप इसमें रास जंजीर हाइड्रोकार्बन हम देख रहे थे। इसके बाद जो है वो आगे मज़ीद एक किस्म से यहाँ पर जो है वो कार्बन जंजीर की जो है वो और भी मुख्तलिफ़ किस्में दी गई है यहाँ पर, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 4 कार्बन जौहर एक दूसरे से जुड़कर मज़ीद एक किस्म से कार्बन जंजीर बनाते। तो ऊपर हमने देखा यहाँ किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़कर जो है वो कार्बनी जंजीर बनाते हैं और आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 2 एहतिमाली कार्बन जंजीर है। यहाँ इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है और इसको जो है वो इस तरह से भी बना सकते हैं हम। तो इन्हें जो है वो सालमी ज़ाब्ते वाले 2 हम अंसर मुरक्कब कहते हैं। इसके बाद में 2 कार्बन जंजीरों में कार्बन जौहर की चारों गिरफ्त की तकमील के लिए हाइड्रोजन जौहर जोड़ने पर 2 मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते हमको हासिल होते हैं ना। ये एक ऊपर अलग साख्ती ज़ाब्ता है और नीचे देखो ये एक अलग साख्ती ज़ाब्ता है। तो इस तरह से जो है वो चारों गिरफ्त की तकमील के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जौहर जोड़ने पर हम 2 मुख्तलिफ ज़ाब्ते जो है वो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इन दोनों साख्ती ज़ाब्तों के लिए एक ही सालमी, इसका जो सालमी ज़ाब्ता रहेगा वो एक ही रहेगा, C4H10। यानी हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ऐसा बनाने में क्या होगा, हमको 2 साख्ती ज़ाब्ते यहाँ पर अलग अलग दिखाई देंगे और ये जो है वो एक ही तरह का साख्ती ज़ाब्ता जो हमने ऊपर देखी। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते वाले मुरक्कबात के अगर सालमी ज़ाब्ते एक ही हो तो इनको जो है वो हम अंसरियत कहते हैं। यानी कि देखो C4H10 का
साख्ती ज़ाब्ता ये भी है और साख्ती ज़ाब्ता ये भी है ना, दोनों का जो है वो अगर मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते वाले मुरक्कबात, ये दो मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते वाले मुरक्कबात है जिनका सालमी ज़ाब्ता एक ही है, तो इस तरह के मुरक्कबात को क्या कहते हैं, अंसरियत कहते हैं। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते वाले मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते एक ही हो तो उनको जो है वो अंसरियत कहते हैं। अब यहाँ पर चूँकि कार्बनी मुरक्कबात में अंसरियत की खुसूसियात पाई जाती है, इसकी वजह से कार्बनी मुरक्कबात की जो है वो तादाद में क्या होता है, इजाफा होता है, क्योंकि वो आसानी से जो है वो इस तरह की अंसरियत की खुसूसियात की बिना पर कार्बनी जंजीर तैयार करती है। तो इस तरह से रास जंजीर है, शाखदार जंजीर है। इसके अलावा देखो और भी मुख्तलिफ किस्म का है, साइक्लोहेक्सेन की हल्कादार साख्त है। यहाँ पर देखो ये भी एक साख्त है, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 कितनी है, यहाँ पर कार्बन की तादाद 6 है। अब इसके साथ में हाइड्रोजन लगा दो इस तरह से, तो यहाँ पर ये इसको हम इस साइक्लोहेक्सेन हल्कादार साख भी हम उसको बना सकते हैं। जो हमने ऊपर इस तरह से बनाया उसको हम यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं। तो जो हमको आसान लगे हम उसको उस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई है। रास जंजीर हाइड्रोकार्बन, ये सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, तो ये आप जो है वो किताब में देख लेंगे। इसके बाद शाखदार जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन इस तरह से बनते हैं। फिर हल्केदार हाइड्रोकार्बन जो इस तरह से बनाते हैं, यानी इनका सालमी ज़ाब्ता एक ही होगा। आप इसको अलग तरीके से भी इस तरीके तीनों तरीक़ों से आप उसको बना सकते हैं, लेकिन इनके सालमी ज़ाब्ते कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे, सालमी ज़ाब्ते यकसा होंगे, लेकिन उनको बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला क्या था, रास जंजीर यानी सीधा, फिर शाखदार जंजीर और फिर हल्केदार हाइड्रोकार्बन वाली जंजीर।